सभी लोगों को नमस्ते, मैं पुष्कर अवस्थी। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी में जो एग्जाम 11/1/2023 फोर्थ शिफ्ट में हुआ था, जितने मैथ से क्वेश्चन थे आज हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर पहला ये रहा, लिखा है अंकिता ने मूल पर 10% छूट पर कुछ खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने का मूल 50 रुपए था। यदि उसने 450 रुपए की कुल बचत की तो उसने कितने खिलौने खरीदे। कितना सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे देखें। तो हमें पता है कि अंकित मूल्य यहाँ पर दिया गया है, तो अंकित मूल्य कितना है 50 रुपए। तो 50 का यहाँ पर 10% छूट दिए गए, तो डिस्काउंट निकाल लीजिए। 10% हम निकालेंगे तो 5 रुपए निकलेगा। कितना निकलेगा 5 रुपए। अब वैल्यू कुल कितनी है 450। बस तुम्हें क्या करना है 450 में 5 का भाग दे देना है। कितना आ जाएगा 90। तो 90 खिलौने आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। लिखा है एक साइकिल सवार और एक जॉगर एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करते हैं। यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की 1/3 दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दुगने समय में तय करता है तो जॉगर और साइकिल सवार की चाल का अनुपात क्या होगा। कितना सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे देखते हैं। हम सवाल जॉगर से उठाएंगे। तो जॉगर देखिए 1/3 दूरी और यहाँ पर लिखा है दुगने समय में, याद रहेगा। तो 1/3 दूरी दोगुने समय में तय करता है, याद रहेगा। तो जब 1/3 दूरी दुगने समय में तय करता है तो अगर पूरी दूरी उसे दिया जाता तो कितने दुगने समय में हो जाता, तो 6 गुने समय में हो जाता। या फिर वो तो पता होना चाहिए। तो 6 गुना समय लगता है जागर को। तो जागर यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर साइकिल सवार लिख देना सी से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको 6 गुना तो 6 समय लगेगा और इसको लगेगा 1। तो ये टाइम का अनुपात आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए, है ना, कि जहां पर समय का अनुपात दिया हो तो अगर उसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 4 का अनुपात मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 का अनुपात निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 1/6। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। लिखा है एक महिला किसी वस्तु को 950 रुपए में खरीदती है और उसे 1150 रुपए में बेच देती है। उसका प्रतिशत लाभ कितना है, निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित। कितना सिंपल सवाल है। देखिए तो हमें पता है सीपी कितना है 950, एसपी कितना है 1150। तो क्या प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। तो 1150 में 950 घटा देंगे तो 200 निकल आएगा। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। तो 200 किस में निकालेंगे 950 पे। कितना परसेंट, यही आपका आंसर हो जाएगा। 0 खत्म कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2000/95। आप देख सकते हैं तो पूरा नहीं कटेगा ऐसे, क्योंकि ऑप्शन ऐसे देगा कि आपको ये इसी वजह से लिख दिया है निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित। ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरा तो कटना नहीं। तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, यहाँ पर 2 बार जाएगा। कितने बार जाएगा 2 बार। 190 10 आ जाएगा तो यहाँ 100 बचेगा तो फिर 1 बार जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, लगभग 21 आ जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 1 आ जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। लिखा है एक वस्तु पर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट और 10 रुपए प्रति वस्तु पर का कैशबैक देता है। वह अभी भी 5 रुपए प्रति वस्तु कमाता है। यदि x रुपए प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। कितना सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर पहले से उसने x दे दिया है तो आपको आप भी मान लीजिए x रुपए यहाँ पर अंकित मूल्य है। अब यहाँ पर 7.5% की छूट देता है तो भैया छूट का क्या होता है, जो छूट की वैल्यू होती है वो किसके निहित होती है, एमपी पर। आपको पता होना चाहिए, मतलब मार्केट प्राइस अंकित मूल्य पर, इस पे एक्स पर, तो इसमें छूट दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जब 7.5% की छूट देता है तो बचा कितना वैल्यू, तो 92। तो लिख देना 92 लिख दिया 92.5 ये हो गया। ठीक है ना। तो ये हो गया एसपीआर, आपको क्या हो गया बेचने वाली वैल्यू छूट। लेकिन उसके पहले कुछ दिया, देखिए 10 रुपए प्रति वर्ष कैशबैक देता है तो इसी में तो घटेगा, तो 10 और कैशबैक कर दिए। फिर उसने कहा कि 5 रुपए कमाता भी है तो इसी में 5 रुपए और घटा दीजिए। ठीक है। तो ये क्या पूरी वैल्यू मिल जाएगी, सीपी मिल जाएगी, ये क्रय मूल्य मिल जाएगा। बस इसको हल कर लेंगे। तो जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.925 x - 15। देखिए समझ में आ रहा है। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। लिखा है किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेष फल से पुनः 25% घटाने पर 4335 रुपए बचते हैं। वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे देखते हैं। अगर आपकी 100 की वैल्यू है तो 15 अगर कम करेंगे 15% इसका, तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी 85 और 85 का यहाँ पर फिर 25% कम कर दीजिए तो वैल्यू बनेगी 63 यहाँ पर 75। कितनी बनेगी 63.75, क्योंकि 21.25 आपका आएगा 25%। ठीक है ना। तो यहाँ पर 63.75 जो है यही वैल्यू तो 4335 के बराबर है। तो बस लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए समझ में आ जाएगा आपके। तो यहाँ पर 63.75 की वैल्यू किसके है, 4335 के। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 68।
100 की वैल्यू कर लीजिए तो 6800 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, एक सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। लिखा है एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है। यदि उसकी आय में 20% और 50% की दो क्रमिक वृद्धि होती है तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत से 2.5 गुना हो जाए। कितना सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि खर्च प्लस बचत बराबर आय होती है बेटा, पता है ना। तो आप यहाँ पर आय को मान लीजिए 100, ठीक है ना, आय को क्या मान लेंगे 100, और यहाँ पर खर्च को कितना मान लेंगे 70% कह रहा है, 70% है। तो जब 70 ये है तो इसका मतलब बचत कितनी होगी 30 होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर क्या क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है यदि उसकी आय 20% और 50% की दो क्रमिक वृद्धि कर दी जाए, तो 20% बढ़ाइए 100 का तो 120, और 120 का 50% 60, इसका मतलब 20 बढ़ा और 60 बढ़ा, मतलब 80 बढ़ गया। तो ये जो 100 वैल्यू है अब हो गए 180। कितना हो गया 180। अब यहाँ पर वैल्यू उसने साफ साफ कहा है कि उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ताकि उसका नई बचत पिछली बचत से 2.5 गुना, याद रहेगा। तो बचत कितनी हो गई 2.5 गुना, तो 30 थी, तो अब यहाँ पर 2.5 गुना इसको बढ़ा दो तो हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा 75। तो इसका मतलब ये हुआ, तो 75 को 180 में घटा के हम क्या खर्च नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, तो घटा दीजिए। तो जब घटाएंगे तो 105 ये वैल्यू निकल आएगी। तो पहले खर्च कितना था 70 था, अब खर्च कितना है 105। कितनी वृद्धि हो गई 35 की वृद्धि हो गई। कितनी की वृद्धि हो गई 35। यही 35 निकाल लीजिए किस पे 70 पे, कितना परसेंट है, ऐसे ही कर सकते हैं आप, 50% है। ऑप्शन देख सकते हैं, एक सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। लिखा है एक कार्य का 80% 20 दिन में पूरा करता है, फिर बी ए के साथ शामिल हो जाता है और वे शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। बी को अकेले कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। कितना सिंपल सवाल है, टाइम एंड वर्क का। देखते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि ए की वैल्यू करेंगे तो 80% जो टाइम समय है यहाँ पर कार्य है वो 20 दिन में कर लेता है। तो भैया जब 20% 80% 20 दिन में कर लेता है, तो अगर 100% निकाल ले बेटा तो नहीं बन पाएगा, तो ये 25 दिन में कर लेगा। इतना तो पता ही होगा आपको। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी की वैल्यू दे रहा है, कह रहा है शेष भाग, तो शेष यहाँ पर 80% है, तो शेष भाग कितना बचा 20%। अब उसको कह रहा है 3 दिन में कर लेता है, तो भैया a प्लस बी को दोनों मिलकर करेंगे तो 3 दिन में 20% होगा। तो अगर 100% इन दोनों से करवा दिए जाए तो कितना लगेगा, तो 15 दिन लग जाएगा। समझ में आ रहा है, इतना ही पता होगा। तो ये हो गया 25 दिन a की वैल्यू, और a प्लस बी की वैल्यू 15 दिन। तो फिर हम दोनों का लासा ले लेंगे, तो क्या ले लेंगे 75 काम। क्या ले लेंगे 75 काम। तो यहाँ पर a की क्षमता कितनी आ जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं 3, और जबकि a प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 5, याद रहेगा। तो इसका मतलब जब a प्लस बी की क्षमता 5 है और a की क्षमता 3 है, तो इसका मतलब b की क्षमता कितनी होगी 2, बस। तो क्या करेंगे 75 में 2 का भाग दे दीजिए, यही आपका आंसर है। इसी को बोलते हैं 37.5। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, 37.5 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए चलते सवाल नंबर 8 पर। लिखा है लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर वाले किसी घनाभी कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल सवाल है। इसमें क्या होगा, घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर d बराबर क्या होता है √L² प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, तो इसी में रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसी में रख दीजिए जो भी है। तो इसको जब रखेंगे तो ये हो जाएगा √, तो ये वैल्यू बन जाएगी 100, ये बन जाएगी 64, ये बन जाएगी 36, तो ये बन जाएगी √100, याद रहेगा। तो √200 बन जाएगी। तो जब √200 बन जाएगी तो इसको क्या कर सकते हैं, तो 10√2 आ जाएगा, यही आपका मीटर में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते सवाल नंबर 9 पर। लिखा है एक पिज्जा के लिए चीज और सॉस का अनुपात 1 कप और आधा कप है। यदि रमा ने एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया, तो उसने उस पिज्जा पर कितने कप चीज का इस्तेमाल किया। कितना सिंपल सवाल है। देखिए, तो यहाँ पर एक तरफ लिख दीजिए चीज और एक तरफ लिख दीजिए सॉस, तो इसको SC से इसको S से कर दिया। तो यहाँ पर 1 कप लिखा है यहाँ पर, तो ये आधा कप, तो इसका मतलब 1:2 के अनुपात में उसको वो कर दिया। समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा 1। चीज कितना हो जाएगा 2 और सॉस कितना हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है। जब हमें 1 कप ये है और 1.5 आधा कप ये है, तो जब इसको अनुपातिक वैल्यू करेंगे तो 2:1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यही तो बताया है कि यहाँ पर यहाँ क्या 15 कप क्या है, यहाँ पर देखिए सॉस है, तो सॉस की वैल्यू तो यही 1 की वैल्यू कितनी है 15, तो बस चीज की वैल्यू पूछ रहा, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30।
ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, एक सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 10 पर। लिखा है एक साइकिल चालक 2 घंटे 30 मिनट में 20 मील और 1 घंटे 15 मिनट में 10 मील की यात्रा तय करता है। मील प्रति घंटे में औसत चाल की गणना करें। कितना सिंपल सवाल है औसत चाल का, तो आपको औसत चाल बराबर पता होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब कुल दूरी बटे कुल समय, बस इसी में रख देना है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 20 मील और 10 मील कितना हो गया, तो आप जोड़ सकते हैं, तो 30 हो गया। ठीक है ना। अब समय तो 2 घंटे 30 मिनट मतलब 2.5 घंटे, तो 1 घंटा 45 मिनट, मतलब यहाँ पर याद रखना, तो 1 घंटे 45 मिनट के बोलेंगे, सवा 1 घंटा, तो जोड़ देंगे तो 3 घंटा 45 मिनट हो जाएगा। तो 3 घंटा 45 मिनट जब करेंगे तो इसको जब बोल लिखेंगे तो 3 सही 3/4 लिखेंगे, और इसी को 3 सही 3/4 को हम लिख सकते हैं 15/4, और इसी 15/4 का भाग दे दीजिए। ठीक है ना। तो देखो 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8, देखिए 8 आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन देख सकते हैं, 2 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 11 पर। लिखा है साक्षी और कोमल मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कोमल उसी कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकती है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया और कोमल ने शेष कार्य अकेले पूरा किया। दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें जिसमें कार्य पूरा हुआ। कितना सिंपल सवाल है, देखते हैं। तो ये पता है कि साक्षी और कोमल, याद रहेगा, कितने दिन में कर लेते हैं, 10 दिन में, जबकि यहाँ पर अकेले, यहाँ पर देखिए कोमल ने, यहाँ पर कोमल जो है कितने दिन में कर लेगी, 22 दिन में। तो साक्षी का निकाल लीजिए कितने दिन में है, तो क्या करेंगे, दोनों का लासा ले लीजिए, तो आ जाएगा 110 काम। ठीक है ना। तो 22 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितने बार, 11 बार। तो इसका मतलब साक्षी और कोमल की क्षमता 11 हो गई, और जिसमें कोमल की क्षमता 5 है, तो साक्षी की क्षमता कितनी हो गई, 6। अब जा कौन रहा है ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पर 3 दिन बाद, याद रहेगा, कोमल ने, देखिए कोमल ने, यहाँ पर देखिए साक्षी चली गई, यहाँ पर लिखा है, लेकिन साक्षी ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, याद रहेगा। तो 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो 3 दिन में साक्षी द्वारा कितना किया गया होगा, तो 3 का गुणा कर दीजिए, तो 36 के 18 आ जाएगा। तो 18 इसमें घटा दीजिए, तो 18 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 92। तो यही 92 काम तो किया होगा अकेले, किसने, यहाँ पर कोमल ने। तो बस, तो कोमल, अब बचा कितना, कोमल की क्षमता कितनी है, 5, तो टोटल काम तो 92/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन देख सकते हैं, 2 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 12 पर। लिखा है एक बैंक ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित करके 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक एक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 3200 रुपए जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि क्या है। कितना सिंपल सवाल है सीआई का, देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जब अर्धवार्षिक होता है तो दर को आधा और समय को दुगुना कर देते हैं, तो 10% है। तो एक बात यहाँ की गई है क्या, और 1 जनवरी और 1 जुलाई, तो यहाँ पर 3200 रुपए, तो जो 32 रुपए पहले दिया गया है, याद रहेगा, तो उसमें क्या होगा, वो 2 बार चलेगा, याद रहेगा। और जो 1 जुलाई में, तो उसमें तो एक ही बार चलेगा ना, तो हम क्या करेंगे, पहली बार में 2 बार कर लेंगे, याद रहेगा। तो यहाँ पर दर 10% है, तो आप कितनी हो जाएगी, 5%। तो 2 साल का इसमें निकाल लीजिए, 2 टाइम का निकाल लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 105/100 और 105/100। ठीक है बेटा, इसको हल कर लीजिए। जब हल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, और यहाँ पर जब खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20, 5 चौको 20, और 5 से काटेंगे 21, और 4 चरवट 32, 21 का करेंगे तो हो जाएगा 441, और 8, तो 8 एक कम 8 हो जाएगा, 8 चौको 32, यहाँ पर हो जाएगा 8 चौको 32, और 3 जो जोड़ देंगे 35, तो 3528 आपका ये वैल्यू निकल आएगी। ठीक है ना। अब इसमें घटा देंगे तो 328 वैल्यू मिल जाएगी, याद रहेगा। 3200 घटा देंगे तो यहाँ पर सीआई की वैल्यू 328 आ जाएगी। ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पर क्या करना है, एक टाइम, अब 3200 रुपये में एक टाइम तो 5%, तो 3200 का जब 5% निकालेंगे, यहाँ पर निकाल लीजिए, 3200 का जब 5% निकालेंगे तो 160 निकलेगा, तो इसमें जो ब्याज मिलेगा वो 160 मिलेगा। बस 328 में 160 जोड़ दीजिए, जब जोड़ देंगे तो 8 और ये 488, आपका यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, एक सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 13 पर। लिखा है 16 गुणित 9 भागित 4 और 2, 3 गुणित 9 - 6 - 2 गुणित 3 भागित 4 और 1/2। इसको हल कर लेना है। कैसे करेंगे देखते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले इसको हल कर लीजिए। जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8, हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा नीचे। ठीक है ना। तो यहाँ पर भाग का निशान लगा, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, इसकी वैल्यू 18 आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको इसको हल कर लेना है, तो जब हल करोगे तो यहाँ पर 1/2 लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो याद रहेगा, तो 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 वैल्यू बनेगी, और 3 × 9,
तो 9 की में माइनस का 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो आप क्या करना है, बस भाग देना है। तो 6 का 18 में भाग दे देना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 14 पर। लिखा है 5,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा। कितना सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे, ये सीआई का सवाल है। ठीक है ना, देखते हैं। तो जब हमें प्रिंसिपल पता है 5,000 है, तो जब वार्षिक होगा तो 4% ही रहेगा। तो 4% एक ही साल में कितना बढ़ेगा, तो 4 पंचे 20, 200 रुपए है ना। तो सीआई मिल जाएगा ये 1 वर्ष का वार्षिक जब होगा। ठीक है ना। अब छमाही, तो जब छमाही होगा तो आपको पता होना चाहिए दर क्या हो जाएगी, आधी, और समय दुगना हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ 4% है तो ये वैल्यू हो गई 2%। कितनी हो गई, 2%, और 2 टाइम होगा तो यहाँ पर एक बनेगा 2 और फिर बनेगा 2.04। तो टोटल जोड़ देंगे तो 4.04 वैल्यू बन जाएगी। तो 100 की वैल्यू 5,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। पता होना चाहिए 100 की वैल्यू 5,000 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। तो बस 4.04 बराबर, तो 50 से गुणा कर दीजिए, दशमलव हटाएंगे 2 0 तो 50 के काट देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो 202 निकलेगा। कितना निकलेगा, 202 रुपए। यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ये आपका छमाही हो गया। क्या आ गया, छमाही। तो आप क्या करना है, तो यहाँ पर घटा दीजिए, तो अंतर ही पूछ रहा है तो 2 रुपए का अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 15 पर। लिखा है गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात 7:15 है और राधा और सविता के पास रुपयों का अनुपात 7:16 है। यदि गीता के पास 980 रुपए है तो सविता के पास कितने रुपए है। कितना सिंपल सवाल है, अनुपात समानुपात का देखते हैं। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, कौन कौन सा, गीता है, राधा है और सविता है। क्या अनुपात है इनका, सविता और यहाँ पर देखिए गीता और राधा का अनुपात क्या है, 7:15। तो लिख देंगे 7:15। तो यहाँ पर राधा और सविता का अनुपात क्या है, 7:16 लिख देंगे। तो आप यहाँ पर देखिए इससे क्या करेंगे, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा करके कि क्या करें, अनुपात 7 7 49 और 15 7 105 और 16 का 15 में गुणा करेंगे तो 240 निकल आएगा। ठीक है ना। तो ये अनुपातिक वैल्यू निकल आएगी इनकी कि गीता को यहाँ पर 49, तो यहाँ पर राधा को कितना मिलेगा 105 और सविता को 240। ये अनुपातिक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखिए 49 की वैल्यू दी गई है, कितना, 980। तो देखिए 49 980 हो गया। ठीक है ना। तो कितने गुना बढ़ गया, यहाँ पर देख सकते हैं 20 गुना है ये। कितने गुना है, 20 गुना। तो बस 240 का 20 गुना कितना हो जाएगा, तो 4800 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 16 पर। लिखा है एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या होगी। तो देखिए कितना सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो वैल्यू होती है वो टी की वैल्यू होती है। ठीक है ना, इसी से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर 60 किलोमीटर चलना है और एक्स की चाल ले लीजिए पहले। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ एक्स की चाल है, अब 60 किलोमीटर, अब यहाँ पर जो है उसकी चाल क्या हो जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो ये हो जाएगा x माइनस 20। तो ये समय इस समय से कितना अंतर है, यहाँ पर 30 मिनट कम समय लेती है। तो क्या करेंगे 30 मिनट, तो मिनट में है तो घंटे में बना लीजिए 30/60 तो ये आ जाएगा। तो इसको आपको हल करना है। तो जब इसको आप हल करेंगे तो ये क्वाड्रिक बनेगा, मतलब ये द्विघात समीकरण बनेगा। तो जब द्विघात समीकरण का सवाल हो तो ऐसे सवाल किससे करेंगे, ऑप्शन से कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब 60 यहाँ पर रखेंगे तो 60 में 20 जाएगा तो 40, तो 40 में 60 का जब करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू जो बनेगी 0.5 आनी चाहिए, क्योंकि 60 का 30 में भाग देंगे 0.5 तो बनेगा नहीं, 30 से भी रखेंगे तो नहीं बनेगा। जैसे आप 40 रखोगे तो जब 40 रखोगे तो ये घटेगा तो ये 20, तो ये वैल्यू बन जाएगी, कितनी आ जाएगी देखिए, तो 3 वैल्यू बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, और जब 40 का इसमें करेंगे तो 2.5 वैल्यू बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 2.5 वैल्यू बन जाएगी। समझ में आ रहा है। तो 3 में 2.5 चला जाएगा, 0.5 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 17 पर। लिखा है एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और उसी मार्ग से 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। यदि कुल 6 घंटे का समय लिया गया है तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल सवाल है। तो दूरी ज्ञात करनी है तो यहाँ पर लगेगा t + t = t। क्या लगेगा, t + t = t। तो यहाँ पर t बराबर होता है d/s। तो यहाँ पर देखिए यही d पूछ रहा है और किस चाल से, पहले 180, फिर यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, अब यहाँ पर d, अब फिर यहाँ पर कितनी चाल है 240।
तो ये टी प्लस टी बराबर कुल समय कितना लगा 6 घंटे, बस इसको हल कर लेना है। तो एलसीएम ले लेंगे 720, तो यहाँ पर जब वैल्यू बन जाएगी तो यहाँ हो जाएगा 4D प्लस यहाँ पर बन जाएगा 3D बराबर आ जाएगा 6, ठीक है ना। जब इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा 60D बराबर यह हो जाएगा 720 गुणते 6। तो 60D बराबर जब हल करेंगे इसको तो 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, 42 एक 43, 4320 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 7 से खत्म करना है, दशमलव में लगा निकालना है तो पूरा जाएगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए 7 छंग 42 तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी 1 और ये 2 है तो 7 एक कम 7 तो एक बार। तो यहाँ पर देखिए लगभग में देखिए ऑप्शन कहीं पर देखिए 6 बन गया 1, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 18 पर। लिखा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है। यदि घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो निर्मित घनों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए कितना सिंपल सवाल है। तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी घनाभ का आयतन बराबर घन के आयतन गुणते n, बस लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए घनाभ का आयतन तो कर लीजिए 24 गुणते 18 गुणते यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक है ना। तो ये घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणते ऊंचाई, ये तो पता ही होगा। तो घन का आयतन क्या होता है a क्यूब, तो a क्यूब रख देना, 6 का क्यूब 6 गुणते 6 और n की संख्या पूछ रहा है, मतलब संख्या पूछ रहा है घनों की, तो n रख देंगे, ठीक है ना। तो बस क्या करेंगे 6 का काटेंगे तो 4 आएगा, 6 से काटेंगे 18 3 आएगा, 6 से काटेंगे 12 2 आएगा। तो बस गुणा कर दे 4 3 12 दूनी 24, तो n की वैल्यू आ जाएगी 24। देखिए ऑप्शन देख सकता है 4 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 19 पर। लिखा है संख्या 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेष प्राप्त होता है। ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात करें। कितना सिंपल सवाल है लासा और मासा का। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब मासा का सवाल हो और समान संख्या शेष बचने की बात कही जाए तो पहली दूसरी का अंतर, दूसरी तीसरी का अंतर और तीसरी पहली का अंतर का मासा निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पहले 73 वैल्यू बन जाएगी, तो 73 115 185, तो 73 और 115 का जब अंतर निकालेंगे तो 42 आ जाएगा। तो 115 से 185 का अंतर करेंगे तो 70 आ जाएगा और 73 185 का जो अंतर 185 का अंतर करेंगे तो 112 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है मासा निकालना है, किसका किसका, एक 42 का 70 का और एक 112 का, याद रहेगा। तो 42 70 112 का आप मासा निकाल लेंगे। तो मासा आपको पता होगा वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं को काट दे, याद रहेगा, समझ में आ रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो बस तो देखिए 42 70 112 का जो मासा निकालेंगे तो 14 निकल के आएगा। क्या आएगा 14, 14 से 42 भी कट जाएगा, 70 भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल में। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 20 पर। लिखा है एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। 1000 ग्राम के स्थान पर वह कितने वजन का उपयोग करता है। कितना सिंपल सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस का। देखते हैं तो यहाँ पर आप समझे तो 25% का लाभ प्राप्त करता है। कितने परसेंट का, 25% का। तो अगर 100 की वैल्यू है 25 कमा लेगा तो 125 में तो बेचेगा ना। तो यही 125 की वैल्यू दी गई है, कितना 1000 ग्राम के। जब 1000 ग्राम करेगा तो यहाँ पर क्या करेगा 25%, तो यही 125 बराबर तो 1000 ग्राम के है। तो आपको क्या करना है, आपको लिखा है क्रय मूल्य पर बेचने पर, याद रहेगा। तो इसका मतलब 100 पर बेचने पर 100 की वैल्यू निकाल लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब 125 की वैल्यू 1000 ग्राम है तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 ग्राम के, याद रहेगा। तो 100 वैल्यू 800 ग्राम के, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन देख सकते हैं 2 सही हो जाएगा, ठीक। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई गलती हो कमेंट्स करें, अच्छा लगे तब भी कमेंट्स करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम सबको।